आप सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो एशिया और यूरोप के दरमियान एक जिंदा पुल है, जहां एक तरफ इस्लामिक कल्चर का गहरा असर है और दूसरी तरफ यूरोपियन मॉडर्निटी का इन्फ्लुएंस। ये है टर्की। लेकिन टर्की की कहानी सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत की तारीख का दर्पण है। हिटाइट से लेकर रोमन्स, बाइजेंटाइन से ऑटोमन्स और फिर अतातुर्क की मॉडर्न रिपब्लिक, ये सफर इतना रंगीन और उतार चढ़ाव भरा है कि आप हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपको टर्की की वो कहानी सुनाने वाला हूं जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। दोस्तों, टर्की का सफर शुरू होता है हजारों साल पहले। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन टर्की के जो रीजन्स हैं, एनाटोलिया और एशिया माइनर, ये इंसानी सभ्यता के सबसे पुराने मरकज में से एक हैं। आप सोचिए, 10,000 साल पहले भी यहाँ लोग रहते थे। गुबेकली टेपे जो टर्की में है, दुनिया का सबसे पुराना टेंपल माना जाता है। मतलब टर्की इंसानी हिस्ट्री का एक लिविंग म्यूजियम है। फिर आते हैं हिटाइट्स। ये लोग 1600 बीसीई के आसपास उभर कर आए। आप इमेजिन कीजिए, उस वक्त जब दुनिया के बहुत सारे रीजन्स ट्राइबल लेवल पे थे, टर्की में एक पावरफुल एम्पायर बनता है जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट तक लड़ाई करता है। ये टर्की की पहली बड़ी ताकत थी, लेकिन वक्त के साथ ये एम्पायर गिरा और एनाटोलिया पर नए लोग आते गए, ग्रीक्स, पर्शियंस और फिर रोमन्स। और यहीं से शुरू होती है वो चैप्टर जो दुनिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देता है, बाइजेंटाइन एम्पायर। जब रोमन एम्पायर दो हिस्सों में बटा, उसका ईस्टर्न हिस्सा कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज का इस्तांबुल उसका कैपिटल बना। आप सोचिए, कॉन्स्टेंटिनोपल को द सिटी ऑफ द वर्ल्ड्स डिजायर कहा जाता था। इस शहर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी थी कि एशिया और यूरोप दोनों उसके कंट्रोल में आ जाते थे। बाइजेंटाइन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बनाया और यूरोप के कल्चर को शेप किया। लेकिन बाइजेंटाइन हिस्ट्री सिर्फ ग्रैंडियर की कहानी नहीं है। यहाँ करप्शन, पैलेस पॉलिटिक्स और लगातार वॉर्स भी हुए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाइजेंटाइन एम्पायर एक तरह से मिडिल एजेस का शील्ड था जो यूरोप को इस्लामिक एक्सपेंशन से बचाता रहा। मगर हर ताकतवर एम्पायर की तरह बाइजेंटाइंस भी अपने जवाल की तरफ बढ़ने लगे। जब मुस्लिम्स ने मिडिल ईस्ट में अपना एम्पायर बनाया और क्रूसेड्स के दौरान यूरोप के नाइट्स ने अटैक किया, तब बाइजेंटाइंस कमजोर होते गए। और फिर 1453 में एक जवान सुल्तान मेहमेद सेकंड ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर करके एक नया दौर शुरू किया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से टर्की का असल रूप सामने आया, ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर का उरूज। दोस्तों, अब बात करते हैं टर्की की हिस्ट्री के सबसे शानदार चैप्टर की, ऑटोमन एम्पायर। जब 1453 में सुल्तान मेहमेद सेकंड ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीता, उस वक्त दुनिया लिटरली बदल गई। आप इमेजिन कीजिए, एक शहर जो रोमन और बाइजेंटाइन एम्पायर की ताकत का मरकज था, वो अब एक इस्लामिक कैपिटल बन गया। इस कॉन्क्वेस्ट के बाद मेहमेद को मेहमेद द कॉन्करर कहा गया। आप सोचिए, कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल रखा गया और फिर ये शहर मुस्लिम दुनिया का हार्ट बन गया। इस वक्त यूरोप मिडिल एजेस से निकल रहा था और टर्की एक सुपर पावर के तौर पे उभर रहा था। ऑटोमन एक्सपेंशन। मेहमेद के बाद आने वाले सुल्तान्स ने एम्पायर को और भी बढ़ाया। बाल्कन से लेकर नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट से लेकर ईस्टर्न यूरोप, हर जगह ऑटोमन फ्लैग लहराने लगा। और फिर आते हैं सबसे मशहूर सुल्तान, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। सुलेमान के दौर को ऑटोमन एम्पायर का गोल्डन एज कहा जाता है। आप सोचिए, इस वक्त एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स पे था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। उस वक्त दुनिया के बहुत सी सुपर पावर्स थीं, लेकिन ऑटोमन का नेवल और मिलिट्री सिस्टम अनमैच्ड था। सुलेमान ने लॉस, ट्रेड और आर्किटेक्चर में रेवोल्यूशन लेकर आया। आपने शायद इस्तांबुल की ब्लू मॉस्क की तस्वीर देखी होगी, ये भी इसी दौर की यादगार है। कल्चर और टॉलरेंस। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां समझनी जरूरी है। ऑटोमन एम्पायर सिर्फ एक मुस्लिम एम्पायर नहीं था, ये एक मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजियस सिस्टम था। क्रिश्चियंस, जूज और मुस्लिम सब यहाँ रहते थे। हर कम्युनिटी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी थी। इसलिए ऑटोमन को उस वक्त दुनिया का एक इंक्लूसिव मॉडल माना जाता था। चैलेंजेस और वॉर्स। लेकिन दोस्तों, ताकत के साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ऑटोमन एम्पायर के एक्सपेंशन को यूरोप के मुल्कों ने खतरा समझा, इसलिए लगातार वॉर्स हुई। आपको याद होगा हिस्ट्री की मशहूर बैटल ऑफ वियना, जहां ऑटोमन्स यूरोप में और आगे बढ़ने में फेल हुए। ये डिफीट एक सिंबॉलिक टर्निंग पॉइंट था।
उसके बाद ऑटोमन्स धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर दिए। और फिर एक और फैक्टर आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब यूरोप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा था, ऑटोमन्स अपने पुराने सिस्टम्स में अटके रहे। करप्शन और पैलेस पॉलिटिक्स ने उनको और कमजोर कर दिया। सिक मैन ऑफ यूरोप, 19वीं सेंचुरी तक सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि यूरोप ने ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप कहना शुरू कर दिया। आप सोचिए, जो एम्पायर कभी 3 कॉन्टिनेंट्स कंट्रोल करता था, वो अब कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा था। बाल्कन्स में इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हो गई और मिडिल ईस्ट के रीजन्स भी टूटकर अलग होने लगे। फिर आया वर्ल्ड वॉर 1 और ये ऑटोमन एम्पायर का लास्ट नेल इन दी कॉफिन साबित हुआ। ऑटोमन्स जर्मनी के साथ अलायंस में थे और जब जर्मनी हारा तो ऑटोमन एम्पायर भी ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक नया चैप्टर खुलता है, एक ऐसे लीडर के साथ जिसका नाम हमेशा टर्की की हिस्ट्री के सुनहरे हर्फ में लिखा जाएगा, मुस्तफा कमाल अतातुर्क। मुस्तफा केमाल अतातुर्क और मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ टर्की। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद टर्की बिल्कुल बिखर गया था। हर तरफ से फॉरेन पावर्स ने उसके टेरिटरीज को तोड़ना शुरू कर दिया। ग्रीस ने वेस्ट एनाटोलिया पर कब्जा कर लिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर लिया। टर्की लिटरली एक खिलौना बन गया था बड़े यूरोपियन पावर्स के बीच। लेकिन इसी केओस से एक नया हीरो उभर कर आया, मुस्तफा केमाल पाशा। ये वही शख्स है जिसे हम आज मुस्तफा केमाल अतातुर्क के नाम से जानते हैं और उन्हें टर्की का फाउंडिंग फादर कहा जाता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मुस्तफा केमाल एक मिलिट्री कमांडर थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में गलीपोली कैंपेन के दौरान अपनी लीडरशिप प्रूव की थी। जब ग्रीस ने एनाटोलिया पर अटैक किया तो केमाल ने टर्किश नेशनल मूवमेंट की लीडरशिप संभाली। आप इमेजिन कीजिए, एक तरफ फॉरेन फोर्सेस, दूसरी तरफ एक कमजोर और गिरता हुआ ऑटोमन सुल्तान। लेकिन मुस्तफा केमाल ने टर्किश अवाम को यूनाइट किया। उन्होंने कहा, अगर मुल्क बचाना है तो सुल्तान की नहीं, कौम की सुननी होगी। इसी के साथ शुरू हुई टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1919 टू 1923। ये एक हीरोइक स्ट्रगल थी जिसमें मुस्तफा केमाल और उनके साथियों ने फॉरेन पावर्स को पीछे धकेल दिया। और जब डस्ट सेटल हुई तो एक नया मुल्क सामने आया, रिपब्लिक ऑफ टर्की। अबॉलिशन ऑफ सल्तनत। 1923 में ऑफिशियली सल्तनत अबॉलिश कर दी गई, यानी ऑटोमन रूल का लास्ट चैप्टर बंद हो गया। मुस्तफा केमाल को टर्की का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर टर्की को मॉडर्न सुपर पावर बनाना है तो पुराने जमाने की सोच को तोड़ना होगा। अतातुर्क के रिफॉर्म्स। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मुस्तफा केमाल ने टर्की को मॉडर्नाइज करने के लिए एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, सेक्युलरिज्म। उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग कर दिया, खलीफा का सिस्टम खत्म कर दिया गया और टर्की ऑफिशियली सेक्युलर बन गया। लीगल रिफॉर्म्स। इस्लामिक लॉ की जगह यूरोपियन स्टाइल लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। एजुकेशन। मद्रासा बेस्ड सिस्टम के बजाय मॉडर्न स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बनाई गई। लैंग्वेज रिफॉर्म। यह शायद सबसे शॉकिंग रिफॉर्म था। अरेबिक स्क्रिप्ट की जगह उन्होंने लैटिन अल्फाबेट इंट्रोड्यूस कर दिया। सोचिए, एक मुल्क की पूरी जुबान लिखने का तरीका बदल गया। ड्रेस कोड। अतातुर्क ने कहा कि मॉडर्न टर्की को पुरानी फ्यूडल और रिलीजियस आइडेंटिटी से निकलना होगा, इसलिए फेज बैन कर दी गई और लोगों को मॉडर्न यूरोपियन स्टाइल ड्रेसिंग एनकरेज की गई। विमेंस राइट्स। टर्की के विमेन को वोटिंग राइट्स दिए गए, एजुकेशन और जॉब्स के डोर्स ओपन किए गए, जबकि यूरोप के कई मुल्कों में उस वक्त तक विमेन को ये राइट्स नहीं मिले थे। नेशनलिज्म और आइडेंटिटी। अतातुर्क का विजन क्लियर था, एक मॉडर्न, सेक्युलर और नेशनलिस्ट टर्की। उन्होंने टर्किशनेस का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जहां मुल्क की पहचान रिलीजन से ज्यादा एक नेशनल आइडेंटिटी थी। चैलेंजेस। लेकिन दोस्तों, ये रिफॉर्म्स इजी नहीं थे, बहुत रेजिस्टेंस हुआ। कंजर्वेटिव लोगों को लगता था कि अतातुर्क रिलीजन को क्रश कर रहे हैं, कुछ लोग उनको वेस्टर्न पपेट कहने लगे। लेकिन मुस्तफा केमाल अपने डिसीजन पर मजबूत रहे। उनका एक मशहूर डायलॉग था, मुझे सिर्फ एक ही मास्टर है और वो है साइंस और लॉजिक। लेगेसी। 1938 में जब अतातुर्क का इंतकाल हुआ तो पूरी कौम ने रो रो कर उनको याद किया। उनके रिफॉर्म्स ने टर्की को एक बैकवर्ड ऑटोमन स्टेट से निकालकर एक मॉडर्न रिपब्लिक बना दिया था। आज भी उनकी तस्वीर टर्की के हर नोट पर छपी होती है। अंकारा में उनका मौजूलियम अनी कबीर आज भी टर्किश नेशनलिज्म की सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों, आप सोचिए, अगर अतातुर्क ना होते तो शायद टर्की आज एक और मिडिल ईस्टर्न मोनार्की होता। लेकिन उन्होंने एक विजन दिया जो टर्की को अलग बनाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। 20वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में टर्की को एक नए फेज का सामना करना पड़ा। मिलिट्री कूप्स, डेमोक्रेसी की स्ट्रगल्स और कोल्ड वॉर के दौर में वेस्ट के साथ रिलेशंस। कोल्ड वॉर, मिलिट्री कूप्स और अर्धवन का नया टर्की।
दोस्तों, मुस्तफा केमाल अतातुर्क के बाद टर्की एक सेक्युलर और मॉडर्न रिपब्लिक बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसके अंदर ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी के बीच एक कांस्टेंट क्लैश चल रहा था। इस क्लैश ने अगले 80 साल की पॉलिटिक्स और हिस्ट्री को डिफाइन किया। कोल्ड वॉर और नेटो मेंबरशिप। वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया 2 कैंप्स में डिवाइड हो गई थी, एक तरफ सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ यूएसए। टर्की, जो कि जियोस्ट्रेटेजिकली यूरोप और एशिया के बीच है, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था। 1952 में टर्की नेटो का मेंबर बन गया। ये एक ह्यूज स्टेप था क्योंकि अब टर्की ऑफिशियली वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा बन गया था। लेकिन दोस्तों, इसके साथ एक पैराडॉक्स भी था। टर्की का मुल्क मुस्लिम मेजॉरिटी था, लेकिन लीडरशिप सेक्युलर और वेस्टर्न ओरिएंटेड थी। ये कॉन्ट्रडिक्शन बार बार टर्किश पॉलिटिक्स में फूट कर सामने आई। मिलिट्री कूप्स का सिलसिला। अब यहां एक और ट्विस्ट आता है। टर्की में मिलिट्री हमेशा एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन रहा है। आर्मी को लगता था कि वो अतातुर्क के सेक्युलर विजन के गार्डियन हैं, इसलिए जब भी उनको लगता कि कोई गवर्नमेंट सेक्युलरिज्म से हट रही है, वो इंटरवीन कर लेते। 1960 कूप, आर्मी ने पहली दफा इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया। 1971 कूप, फिर एक मेमोरेंडम कूप आया। 1980 कूप, ये सबसे बड़ा था। थाउजेंड्स लोग अरेस्ट हुए, पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दी गई। 1997 कूप, सॉफ्ट कूप, इस दफा इस्लामिस्ट लीनिंग पीएम नजमुद्दीन अरबकान को फोर्स रिजाइन करना पड़ा। ये कूप्स दिखाते हैं कि टर्की एक तरफ डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर रहा था, दूसरी तरफ मिलिट्री उसको कंट्रोल कर रही थी। इकोनॉमिक स्ट्रगल्स। 1970s 1990s में टर्की की इकोनॉमी बहुत वीक थी। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने मुल्क को डिस्टर्ब कर रखा था। लेकिन फिर 2000s में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, अर्दवान और AKP का उभरना। 2002 में रजब तैयब अर्दवान और उनकी पार्टी AKP पावर में आई। अर्दवान पहले इस्तांबुल के मेयर रह चुके थे और उनका इस्लामिक बैकग्राउंड था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अर्दवान ने अपने आप को एक मॉडरेट मुस्लिम डेमोक्रेट के रूप में प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि वो अतातुर्क के रिफॉर्म्स को अंडू नहीं करेंगे, लेकिन टर्की को और इंक्लूसिव और इस्लामिक कल्चर फ्रेंडली बनाएंगे। अर्दवान के रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक बूम। अर्दवान के पहले 10 साल बहुत सक्सेसफुल रहे। इकोनॉमी ग्रो की, GDP ट्रिपल हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएशन स्ट्रांग हुए, मिडिल ईस्ट में टर्की एक रीजनल पावर बनने लगा। लोगों ने उन्हें एक सेवियर माना जो मुल्क को करप्शन और क्राइसिस से निकाल रहा था। अथॉरिटेरियन टर्न। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम हिस्ट्री में बहुत दफा देखते हैं, पावर का टेस्ट इंसान को चेंज कर देता है। 2010 के बाद अर्दवान धीरे धीरे अथॉरिटेरियन बनने लगे। जर्नलिस्ट को जेल भेजना, ऑपोजिशन को सप्रेस करना, जुडिशरी और मीडिया पर कंट्रोल जमाना। 2016 में जब एक और मिलिट्री कू अटेम्प्ट हुआ और फेल हो गया, तो अर्दवान ने इसको अपनी पावर कंसोलिडेट करने का एक्सक्यूज बना लिया। उन्होंने इमरजेंसी पावर्स ले लिए, थाउजेंड्स लोग अरेस्ट हुए और टर्की एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में शिफ्ट हो गया जहां अर्दवान के पास बहुत ज्यादा पावर है। मॉडर्न टर्की का आइडेंटिटी क्राइसिस। आज के टर्की में 2 फोर्सेस एक्टिव हैं। अतातुर्क का सेक्युलर विजन, जो चाहता है कि टर्की एक मॉडर्न यूरोपियन स्टाइल सेक्युलर डेमोक्रेसी बने। अर्दवान का इस्लामिस्ट नेशनलिस्ट विजन, जो चाहता है कि टर्की अपने इस्लामिक रूट्स के साथ वेस्ट और ईस्ट दोनों में एक सुपर पावर बनकर उभरे। इसी वजह से आज भी टर्किश पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। टर्की और दुनिया। यूरोप, UE मेंबरशिप का सपना लगभग खत्म हो चुका है। मिडिल ईस्ट में टर्की अपना इन्फ्लुएंस ईरान और सऊदी के बीच एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। रशिया और USA, टर्की दोनों के साथ बैलेंस करने की कोशिश करता है, कभी नेटो का एलाय, कभी रशिया का दोस्त। ये फॉरेन पॉलिसी की बैलेंसिंग एक्ट टर्की को एक यूनिक पोजीशन देती है। कंक्लूजन। दोस्तों, अगर आप देखें तो टर्की की हिस्ट्री एक रोलर कोस्टर है। एक इस्लामिक एम्पायर से सेक्युलर रिपब्लिक तक, मिलिट्री डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी तक, और अब अर्दवान के अंडर एक हाइब्रिड सिस्टम जहां डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म दोनों एक साथ चल रहे हैं। यही वजह है कि टर्की आज भी दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल मुल्कों में शामिल है। एक तरफ ईस्ट, एक तरफ वेस्ट, और दोनों का प्रेशर झेलते हुए अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, टर्की की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये मुल्क हमेशा 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान फंसा रहा, पुरानी इस्लामिक आइडेंटिटी और मॉडर्न सेक्युलर विजन। कभी मिलिट्री ने कंट्रोल लिया, कभी पॉलिटिशियंस ने अपनी पावर का मिसयूज किया। लेकिन एक बात क्लियर है कि जिस मुल्क की आवाम एजुकेटेड और अवेयर होती है, वही अपना फ्यूचर डिसाइड करती है। टर्की हमें बताता है कि हिस्ट्री सिर्फ वॉर्स और लीडर्स की नहीं होती, बल्कि लोगों की चॉइसेस की भी होती है। और आखिर में एक मुल्क वही बनता है जो उसके लोग सोचने, लड़ने और बदलने का फैसला करते हैं।